नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में अभी तक देखा कि हमने गुप्त वंश का प्रारंभ किया। गुप्त वंश के बारे में हमने सारी भूमिका समझ ली थी, क्या क्या पढ़ना है। उसके हमने जो परिचय था, काल था, सारा सब कुछ देख लिया था। उसके बाद हम प्रमुख शासकों की बात कर रहे थे। जब हम प्रमुख शासकों की बात कर रहे थे तो हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लिया था। हमने जो घटोत्कच था उसके बारे में पढ़ लिया था। और हमने साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जिसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा, जिसने जिसके लिए भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो इतने महान सम्राट की बात करते हैं हम, जिसने एक ऐसी नीतियां बनाई जिसने सभी भारत में आसपास के राज्यों में एक सूत्र की नीति में बांधने का प्रयोग किया। तो आइए हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी महत्वपूर्ण रहती है। तो ये सारी चीजें हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम समुद्रगुप्त के बारे में। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसका परिचय देखा जाएगा। इसके परिचय में हम देखेंगे कि माता पिता कौन थे, या इसका कालक्रम क्या होता है, किस समय शासन करता है, क्या क्या उपाधियां लेता है। ये सारी चीजें हम इसके परिचय में देखेंगे। उसके बाद हम इसके विजय अभियान देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसने आक्रमण किए, कहाँ कहाँ पे इसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, ये सारे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विजय की नीतियां। विजय की नीति, विजय की कौन कौन सी नीतियां इसने यूज की जो प्रयाग प्रशस्ति में लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है समुद्रगुप्त का, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, विजय की नीति के बाद हम देखेंगे अभिलेख। अभिलेख देखेंगे और इसके अंत में हम देखेंगे मुद्राएं, किस किस प्रकार के सिक्के चलाए। ये सारी चीज हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त को सत्ता उसके पिता माफ कीजिए चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा दी गई। ठीक है, इसके पिता ने इसको सत्ता दी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने गंगा में समाधि लेने के बाद स्वयं गंगा में समाधि ले ली थी और समुद्रगुप्त को सत्ता हस्तांतरित हो गई। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब हम इसके बारे में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी, लगभग 70 साल ईस्वी एडी, लगभग 70 साल माना जाता है। जब इसके शासन की हम 40 साल के शासन की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी विजय नीति मिलती है, विजय नीतियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि इन विजय नीतियों के उपलक्ष्य में वो किस तरीके की उपाधियां लेता है। तो आइए हम शुरू करते हैं परिचय से। जब परिचय की बात करते हैं हम, तो परिचय में सबसे पहले तो हमने इसका काल देख लिया। ठीक है, काल देख लिया, 335 से 375 है। ठीक है, माता पिता के बारे में हम जानते हैं। माता पिता के बारे में क्या जानते हैं? माता कुमार देवी और पिता पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, सीजी लिख रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कुमार देवी के कारण ही प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए क्या वर्ड दिया गया है? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र वर्ड यूज होता है समुद्रगुप्त के लिए, जो लिच्छवियों का नाती माना जाता है। ठीक है, समुद्र कुमार देवी की वजह से कहा जाता है इसको लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवियों का नाती। ठीक है, ये वर्ड प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है हमें समुद्रगुप्त के बारे में। और हमें इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि ये काच उपाधियां लेता है। ये अपन लिख लेते हैं उपाधि कौन कौन सी लेता है। ठीक है, काच नाम से उपाधि लेता है। ये सर्वराज्यछेदता, सर्वराज्यछेदता मतलब सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वराज्यछेदता की उपाधि लेता है। ये कविराज की उपाधि लेता है। ठीक है, क्योंकि इसने
वीणा प्रकार के सिक्के चलवाए। ठीक है, जो इसके गुरु रहते हैं वो ऐसा बताया जाता है कि वो खुद शर्माते हैं कि इसने ये अपने गुरुओं से अच्छी वीणा बजाता था। ठीक है, तो ये उपाधि लेता है, परम भागवत की उपाधि लेता है, परम भागवत ये उपाधि लेता है। और क्या कहता है ये, और अश्वमेध पराक्रम, ये सारे सिक्के चलवाता है, ये वीणा प्रकार के सिक्के चलवाता है, इसलिए कविराज की उपाधि लेता है। ठीक है, काच नामक सिक्के चलवाता है। कभी कभी काच रामगुप्त से रिलेटेड भी देखा जाता है, तो इसमें थोड़ा द्वंद्व मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो थिंकर होते हैं या राइटर होते हैं वो काच शासक इसी को मानते हैं, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां लेता है। जैसे अश्वमेध प्रकार की उपाधि लेता है जब ये, तब इसकी जानकारी मिलती है हमें प्रभावती गुप्ता के तूना अभिलेख से। ठीक है, प्रभावती गुप्ता के इसका उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्ता जो अब हम आगे पढ़ेंगे, जब ये विक्रमादित्य की पुत्री होती है जिसका विवाह वाकाटक राजवंश में होता है, पूना अभिलेख इसी का मिलता है। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां लेता है। ये हमने इसका जीवन परिचय पढ़ा कि किस तरीके से इसका जीवन रहा। अब हम इसकी मुख्य बिंदु पर आते हैं कि किस तरीके से इसने विजयों को अंजाम दिया। ये सारी चीजें हम देखे थे कि विजय अभियान किस तरीके का रहा है इनका। ठीक है, जब हम इसके विजय अभियानों को पढ़ते हैं तब इसके विजय अभियान 4 पार्ट में दिखाई देते हैं, हमें 4 भागों में देखा जाता है इसके विजय अभियानों को। ठीक है, 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। सबसे पहला रहता है ये आर्यवर्त के क्षेत्र में रहता है। आर्यवर्त के क्षेत्र में रहता है ये, तो दो चरण में अभियान करता है। पहले चरण में 3 शासकों को और दूसरे चरण में 9 शासकों को पराजित करता है। ठीक है, 3 शासकों में नाग रहता है, ऐसे ही 3 शासक रहते हैं, नाग सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, और दूसरे में भी 9 शासक रहते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है इनको पढ़ना। ठीक है, बेसिकली बस ये देखना होता है हमें कि आर्यवर्त के 2 चरण में आक्रमण होते हैं, पहले 3 और दूसरे में 9। अब ये होता है कि इसके लिए एक नीति अपनाता है ये प्रसवोद्धरण की नीति, राज्य प्रसवोद्धरण की नीति हम जब विजय नीतियां पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आर्यवर्त के पहले चरण में 3 और दूसरे चरण में 9 राज्यों पर अधिकार करता है। दूसरा दक्षिणावर्त या दक्षिणापथ के क्षेत्र में, दक्षिणापथ में 12 राज्य जिनमें कांची, वेंगी ये सब होते हैं, 12 राज्यों पर अधिकार करता है ये दूसरे चरण में। जो तीसरा चरण होता है इसमें ये आठविक देशों पर, आठविक राज्य कौन से होते हैं? आठविक राज्य वे होते हैं जो जंगली क्षेत्र होता है। ठीक है, जंगली क्षेत्र होता है ये मेजरली विंध्याचल पर्वत है, उसके आसपास के राज्य होते हैं जो उसमें बताए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, जो चौथा पार्ट रहता है ये सीमावर्ती और गणराज्य, सीमावर्ती क्षेत्र और गणराज्य ये रहते हैं। अब सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे पंजाब आ जाता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र आ जाता है। गढ़ राज्यों में भी कई गढ़ राज्य रहते हैं जो नेपाल की तराई के क्षेत्र में रहते हैं, या फिर असम वगैरह है, असम आ जाता है इसी में। ठीक है, ये सारे क्षेत्र रहते हैं जो इसके विजय अभियान के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले उत्तरापथ में देखा हमने, उत्तरापथ या आर्यवर्त में कौन सा हो गया, 2 चरण में हुए, पहले में 3, दूसरे में 9। ठीक है, दक्षिणापथ में हमने 12 राज्य देखे। ठीक है, उसके बाद आठविक राज्यों पर किया जो विंध्याचल क्षेत्र में। ठीक है, इनके लिए परिचार की कृत नीति अपनाई गई थी, ये हम विजय नीति में पढ़ेंगे। और चौथा जो सीमावर्ती और गढ़ राज्य थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि भाई इधर इधर आक्रमण किए और उनको अपने शासन में शामिल किए, अपने क्षेत्र में शामिल किए। अब जो मुख्य भूमिका निभाती है, जो इसकी विजय की नीति होती है कि भाई विजय राज्यों के साथ ये किस तरीके की नीति अपनाता है, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम इसकी विजय की नीतियों को देखते हैं। ये सारा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसकी विजयों की नीति को देखते हैं हम। तो जो समीप के क्षेत्र थे या आसपास लगे हुए क्षेत्र थे उनको तो उसने मूल रूप से अपने क्षेत्र में मिला लिया, लेकिन जो दूर के क्षेत्र थे
इनको उसने माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया, किसी को कोई अन्य माध्यम से इसने जोड़े रखा। ठीक है, तो विजय की नीति में जब हम देखते हैं तो 4-5 प्रकार से देखते हैं इसको हम। ठीक है, विजय नीति को, इसमें सबसे पहले नंबर पर देखते हैं हम कौन सी नीति, राज्य प्रसवोद्धरण। ठीक है, राज्य प्रसवोद्धरण। अब ये राज्य प्रसवोद्धरण की नीति क्या होती थी? राज्य प्रसवोद्धरण या प्रसवोद्धरण का अर्थ होता है जड़ समूल नष्ट करना। ठीक है, जड़ समूल नष्ट करना, ये इसका मुख्य शब्दार्थ होता है। जो आर्यवर्त के राज्य थे, जो 12 राज्य 2 चरण में थे, आर्यवर्त के या उत्तरापथ के जो राज्य थे, इनके लिए ये नीति अपनाई गई, जिनको पूर्ण रूप से शामिल किया गया अपने क्षेत्र में, पूर्ण रूप से शामिल। ठीक है, ये थी कौन सी नीति, राज्य प्रसवोद्धरण की। इसमें कोई वो नहीं बरती गई, माफी नहीं दी गई, इनको पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। ये थी राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। दूसरी आती है ग्रहण मोक्षानुग्रह। मोक्षानुग्रह, ये क्या होता था? इसमें 3 वर्ड आते हैं, कौन कौन से? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ये नीति होती थी बेसिकली जो दक्षिणवर्ती राज्य होते थे, दक्षिणवर्ती राज्य, दक्षिणापथ के राज्य होते थे, उनके लिए होती थी। जो 12 राज्य थे उनके लिए ये नीति अपनाई गई। ग्रहण मतलब शामिल कर लिया अपने क्षेत्र में, ग्रहण कर लिया। ठीक है, मोक्ष मतलब टैक्स लिया और फिर छोड़ दिया, टैक्स लेके छोड़ दिया कि आप थोड़े थोड़े समय पर टैक्स देना, मोक्ष दे दिया उनको। और अनुग्रह मतलब जिसने भी आग्रह किया उससे, उसको आग्रह पर माफ कर दिया। ठीक है, इसको कर लेंगे अपन, आग्रह पर माफी। ठीक है, ये ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह थी। उत्तरापथ के लिए अपन ने देखी, आर्यवर्त के लिए कौन सी देखी, राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। उसके बाद ग्रहण, मोक्षानुग्रह दक्षिणापथ के लिए या दक्षिणवर्ती राज्यों के लिए थी। अब तीसरी नीति आती है सर्वकरदान आज्ञाकरण। सर्वकरदान आज्ञाकरण, प्रणामागमन। ये क्या नीति होती थी? सर्व करदान आज्ञाकरण और प्रणामागमन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती थी। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं कि भाई सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन। सर्व करदान होता है जो, उसमें सभी को टैक्स देना है, सभी टैक्स देंगे। ठीक है, उसके बाद आज्ञाकरण मतलब आज्ञाकरण होगा तो राजा की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रणामागमन, प्रणामागमन मतलब जो दूसरे निकट, मतलब जो राज्य होगा जिस पर अभी आक्रमण किया गया है या जिसको आक्रमण की धमकी दी गई है, वो वहां का राजा स्वयं आके समुद्रगुप्त के सामने प्रणाम करता था। ये प्रोसेस थी। ये इसको स्वीकार करना पड़ता था कि भाई मैं आपका अनुयायी हूं या आपके अंडर में ही हूं। ठीक है, मैं स्वतंत्र राज्य की कल्पना नहीं कर रहा हूं। ये प्रणामागमन होता था, उसकी बात मान लेना। ठीक है, राजाज्ञा का पालन करना आज्ञाकरण होता था और सर्व करदान होता था, सभी को टैक्स देना है। ये 3 प्रणालियां हो गई या 3 नीतियां हो गई विजय की। ठीक है, अब 2 नीति और हैं। 2 नीति और कौन कौन सी है? 2 नीति, एक तो परिचारिकी कृत होती है, इसको साफ कर देता हूं मैं, देख लीजिए इसको। 2 नीतियां और बाकी हैं। एक तो आत्मनिवेदन, ये चौथी नीति है। ठीक है, आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत्मंदक। आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत्मंदक, ये क्या होता था? आत्मनिवेदन मतलब जो अपन ने प्रणामागमन देखा अभी, ठीक है, इसी से मिलता जुलता होता था कि भाई आत्मनिवेदन है तो राजा स्वयं आकर आत्मनिवेदन करेगा। ठीक है,
राजा स्वयं आएगा, आत्मनिवेदन कर देगा कि भाई मुझे आप माफी दे दो, ठीक है, मैं आपका अनुयायी हूं या आपके अंडर में राजा हूं, ठीक है। ये राजा को स्वयं आना पड़ेगा, आत्मनिवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। कन्योपायन मतलब कन्या का विवाह, कन्या का विवाह किया गया, ठीक है। जैसे कि जो रामगुप्त से शादी होती है जिसकी, उनका नाम क्या मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम में जो ध्रुव देवी से विवाह होता है, तो ये कन्या उपायन के माध्यम से होता है। ध्रुव देवी की उम्र कम रहती है, समुद्रगुप्त की एज काफी ज्यादा रहती है, इसलिए समुद्रगुप्त अपने पुत्र का विवाह करते हैं यही कन्योपायन के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा होता है गरुत्मंडक। गरुत्मंडक क्या होता है कि गरुड़ की मुद्रा, गरुड़ मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। आप स्वयं अपने क्षेत्र के शासक बने रहेंगे, लेकिन आपको मुद्रा के रूप में गरुड़ मुद्रा, जो गुप्त काल की मुद्रा मानी जाती थी, उसका उपयोग करना पड़ेगा। ये थी गरुत्मंडक। और एक आखिरी नीति होती थी जो आठविक राज्यों के लिए होती थी। आठविक राज्यों के लिए कौन सी नीति होती थी? ये होती थी परिचारिकी कृत। परिचारिकी, परिचारिकी कृत मतलब सेवक बनाया जाता था इनको, ठीक है, सेवा का काम लिया जाता था, सेवक। ये किसके लिए होती थी? आठविक राज्यों के लिए, ठीक है। ये होती थी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, सीमावर्ती, ठीक है। अपन ने चारों क्षेत्र देख लिए हैं, किसके लिए कौन कौन सी नीति यूज होती थी। परिचारिकृत नीति रहती थी, तो इसमें क्या होता था, जो जंगली लोग रहते थे उनको सेवा में लगाया जाता था। जो भी उनके डेली यूज, डेली एसेंशियल चीजें होती थी जो जंगल से लानी होती थी, वो यही लाते थे, ये सेवक का काम करते थे इस नीति में। ये सारी नीति रही समुद्रगुप्त की, वो नीति जो इसने राज्यों के साथ विजय के बाद अपनाई, ठीक है। ये बेसिकली हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा लेख माना जाता है, ऐसा अभिलेख माना जाता है जो समुद्रगुप्त के जीवन को खोल के रख देता है, सारी जानकारी उससे मिलती है। तो आइए हम अभिलेख में पढ़ लेते हैं अब इनकी प्रयाग प्रशस्ति और एरण के बारे में। दो अभिलेख मेजरली मिलते हैं जिसके बारे में समुद्रगुप्त स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो हमने अभी तक परिचय पढ़ लिया, परिचय के बाद हमने उसके जो विजय अभियान थे वो पढ़ लिए, चार भाग में डिवाइड थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और विदेश जो सीमावर्ती राज्य और आठविक राज्यों में, ठीक है। हमने विजय की नीतियां पढ़ी। विजय की नीति में हमने सबसे पहले प्रसवोद्धरण पढ़ा, फिर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह पढ़ा, फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, तीसरे नंबर पर हमने देखा कि सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन, ठीक है। उसके बाद चौथी हमने देखी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गरुत्मंडक। पांचवें नंबर पे हमने परिचारिकी कृत नीति देखी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। अब हम अभिलेखों की बात करेंगे जब, तो अभिलेखों में सबसे प्रमुख रूप से तो हमने डिस्कस किया जैसा कि प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति मिलता है इसमें, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति के साथ और क्या होता है, प्रयाग प्रशस्ति के अलावा एक एरण मिलता है, ठीक है। अभिलेख में देख लेते हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है। तो अभिलेख में सबसे पहला प्रयाग प्रशस्ति, हेडिंग बना लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति। जब प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं हम, तब हम देखते हैं कि भाई इसको हरिसेन द्वारा लिखा गया, हरिसेन ने लिखा इसको, ठीक है। हरिसेन इसको लिखता है जब इसमें 33 पंक्तियां मिलती हैं, ठीक है, 33 पंक्तियां, जिसमें इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है, इसकी नीतियों का उल्लेख मिलता है, ये कौन कौन सी उपाधियां लेता है उसकी जानकारी मिलती है। ये बेसिकली चंपू शैली में लिखी गई है, चंपू शैली में लिखी गई। इसका मतलब ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, ठीक है। ये चंपू शैली में लिखी गई है, गद्य और पद्य में। इसको महाभारत शैली भी बोला जाता है, ठीक है, गद्य और पद्य शैली को महाभारत शैली भी बोला जाता है। इससे इसको जीवनी कहा जाता है, जीवनी समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की, ठीक है। समुद्रगुप्त की जीवनी हो गया। प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में अपन ने देख लिया भाई कि
अब बेसिकली चीज ये पता चलती है हमें कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उस पर अशोक का भी अभिलेख मिलता है हमें, जो अशोक का रानी का अभिलेख मिलता है उस पर, ठीक है। एक ही स्तंभ बना है, मैं फोटो लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। उसमें अलग अलग राजाओं के बारे में मिलता है, उसमें हमें अकबर, जहांगीर, बीरबल का लेख मिलता है। ये सारे लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं जो कि अलग अलग समय पर लिखे गए हैं, ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति मेजरली माना किससे जाता है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड माना जाता है। जब हम अशोक पढ़ते हैं तो उसको रानी के लेख के बारे में पढ़ते हैं, जब हम अकबर पढ़ते हैं तो उसको हम अकबर के अभिलेख के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, जिसपे बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। तो ये इतनी जानकारी हमें सफिशिएंट है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। अब इसके बाद हम एरण के बारे में जान लेते हैं। एरण सागर जिले में स्थित एक ऐसा स्थल है, सागर, ठीक है, सागर जिले में स्थित है, बीना नदी के किनारे पड़ता है, एक ऐसा स्थल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये समुद्रगुप्त के समय स्वभोग नगर रहा होगा। जैसे जब समुद्रगुप्त अपने जीवनचर्या से टायर्ड हो जाता होगा तब ये अपने शांति के लिए, इंटरनल पीस के लिए एरण आता होगा, तो इसको स्वभोग नगर कहा गया है गुप्तों का, स्वभोग नगर। वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में है, मैं उसकी फोटो लगा दूंगा। एमपी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है उस पर। अभी वर्तमान में एक आयोजन चल रहा है, एरण महोत्सव कहते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप उसमें कुछ सुधार आए उसकी वजह से, महोत्सव की वजह से। तो एरण अभिलेख मिलता है। एरण को बेसिकली मुख्य रूप से सती प्रथा के साक्ष्य के बारे में जाना जाता है, जो कि हम बाद में देखेंगे, गुप्त जब अंत पढ़ेंगे अपन उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को इससे मिलती हैं कि एरण को स्वभोग नगर कहा जाता है, ठीक है, सागर क्षेत्र में। अपन ने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया। बाकी समुद्रगुप्त के बारे में कुमारगुप्त के कई अभिलेखों से पता चलता है, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इससे पता चलती हैं। अब हम अंत में समुद्रगुप्त की मुद्राएं पढ़ते हैं और उसी के साथ ही हम इसको समाप्त कर देंगे। समुद्रगुप्त की जब मुद्राओं की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि वीणावादन प्रकार के सिक्के चलाए हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए हैं। ये सारी मुद्राओं का यूज बेसिकली किसी ना किसी कारण से किया जाता था, ठीक है। तो मुद्राएं देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मुद्राओं में देखेंगे हम गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाते हैं। बेसिकली ये पता चलता है हमें कि जिस एरिया पर गुप्तों ने शासन स्थापित किया, पहले वहां नागवंश का शासन था, ठीक है। और नागवंश के स्वाभाविक शत्रु होते हैं जो गरुड़ होते हैं वो, ठीक है, नाग से गरुड़ बचा सकता है, इसलिए नागवंश को हराने के उपलक्ष्य में, नागवंश के हटाने के उपलक्ष्य में, हराने के उपलक्ष्य में गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। फिर उसने वीणा बजाने का बहुत शौकीन था, बहुत अच्छा वीणा बजाता था, ठीक है, इसलिए वीणा वादन के प्रकार के सिक्के चलाए और कविराज की उपाधि भी लेता था, ठीक है। और कौन से, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए, धनुर्धारी, ठीक है, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। और कौन से सिक्के चलाए, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए, अश्वमेघ, ठीक है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों की जानकारी तो हमें प्रभावती गुप्ता से मिलती, ठीक है। अब ये इस प्रकार के सिक्के चलाए हैं इन्होंने, ठीक है, इससे ही हमें इनके क्षेत्र की जानकारी मिलती है कि ये किस तरीके के शासक रहे होंगे। तो आई होप समुद्रगुप्त इससे क्लियर हो जाएगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इससे एक चीज और लिख लेते हैं अपन इधर कि विजय अभियान के उपलक्ष्य में, विजयों के उपलक्ष्य में विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। ये हालांकि मुझे हजम नहीं होती है बात, मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि विंसेंट स्मिथ का भारत का नेपोलियन कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि
स्वयं पराजित व्यक्ति था, स्वयं हारा था वो, बल्कि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। बहुत लेट हुआ है नेपोलियन, समुद्रगुप्त बहुत पहले रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो किस तरीके से इतिहास लेखन करते थे। हालांकि उन्होंने पहले लिखना शुरू किया, इसलिए उनको अधिकार है लिखने का, परंतु हम ये स्वीकार करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसलिए हम अपने हिसाब से ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना उचित नहीं है, लेकिन पेपर में जब पूछा जाता है तो हमें लगाना पड़ता है। आई होप समुद्रगुप्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए, किसी चीज में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।